जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम क्या सीखेंगे? पॉलिटी आर्टिकल सीरीज का डे 2। आज हम डे 2 में क्या क्या कवर करने वाले हैं? आर्टिकल 12 से लेके 35 जो कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो आज हम सारे फंडामेंटल राइट्स तो नहीं देखेंगे, कुछ बीच में गैप देके स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि 12 से लेके 18 तक आज हम कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोडेड आर्टिकल हैं। इनको ज़रूरत से ज़्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मेन आर्टिकल हैं। इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसता है, और मैं यूपीएससी का एक दो क्वेश्चन भी लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि क्वेश्चन फंसता है कि नहीं, कि सर ऐसे ही थोड़े ना बोल रहे है ना। तो इसलिए मैं दो दो क्वेश्चन जोड़ के लाया हूँ पहले से ही यूपीएससी के भी। तो मैं आपको बता दूं, सीरीज स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर डे 3 में डालूंगा तो आप पे जल्दी नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या पॉलिटिकल आर्टिकल 12 से लेके 35। तो सबसे पहले हम 5 मिनट की क्लास की सीरीज में क्या करने वाले हैं? पहले रिवीजन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ चुके हैं वो पूरा रिवीजन करेंगे शुरुआत के 5 मिनट में। आइए पहले स्टार्ट करते हैं। हमने सीखा था आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में हमने क्या बोला था बताइए? आर्टिकल 1 में हमने बोला था इंडिया, दैट इज भारत, शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। फिर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, पहले ये रीड कर देता हूँ। आर्टिकल 2। आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में हमने क्या सीखा था? जो हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब राज्य, राज्यों की जो हमारे जो सीमा हैं, जैसे कि कोस्टल लाइंस बोलते हैं, उनका क्या होता है, हम एरिया घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या बोला था मैंने? एक्वायर्ड, हम टेरिटरीज को एक्वायर कर सकते हैं, बाहर के कुछ राज्यों को मिला सकते हैं। ऐसे ही हमने ये सारी चीजें सीखी थी। अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 मैंने आपको बता दिया कि क्यों क्यों करते हैं। बट इन सब का अप्लाई करने का किसी आर्टिकल में तो कुछ लिखा होगा ना, और वो आर्टिकल में किस में लिखा है? आगे जो इसके बाद ही नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में इसमें अप्रूवल दिया गया है इनको 2 और 3 को। अब बात कर लेते हैं, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 का नाम मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, आपको याद होना चाहिए, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 का भी नाम मैंने बताया था आपको। क्या था पार्ट 2 का नाम? बताइए मेरे को, मैं जब तक ये रीड करता हूँ आप प्लीज बताइए। जी हाँ, पार्ट 2 का नाम क्या था? सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है। पार्ट 2 में हमने क्या देखा था? पार्ट 2 में मैं आपको बता दूं, हमने आर्टिकल 5 देखा था। आर्टिकल 5, 1947 में हमने आज़ादी ली थी। अब जब 1947 के समय आज़ादी हुई थी, तो आपको पता है आज़ादी की एक नागरिकता भी थी जब आज़ाद हुए थे। तो वो आज़ादी वाली, स्वतंत्रता वाली नागरिकता हमको जन्मसिद्ध अधिकार मिला था आर्टिकल 5 में। अब आर्टिकल 6, 6 लोग मैंने कौन कौन से बताए थे? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धिज्म, ये 6 लोग थे ना, आपको पता है 6 लोग वापस आए थे। वापस कहाँ से आए थे? बाहर से, ठीक है। अब यहाँ से आर्टिकल 6 तो कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल 7 में क्या था? 7 लोग हमारे इंडिया से बाहर गए थे, और 7 लोग वापस भी आए थे। उधर उनको अच्छा नहीं लगा, या फिर कुछ और भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसलिए वापस आ गए थे 7 लोग। उसमें 7 में एक लोग कौन से ऐड थे? 6 तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 7 में एक कौन थे? मुस्लिम, ठीक है। तो आर्टिकल 7 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिकल 8 मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताया था आपको, बट आपको नहीं याद है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपको याद करना चाहिए था। मैंने आपको बहुत प्यार से पढ़ाया था। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 8 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? आर्टिकल 8 में मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल रचिन रविंद्र का, जो कि इंडियन सॉरी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जो कि बैट्समैन है और बॉलर भी, ऑलराउंडर भी बोल सकते हैं आप उनको। तो रचिन रविंद्र के बारे में आपको बताया था। ओवरसीज ऑफ इंडियन ओरिजिन, आर्टिकल 8। कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ पढ़ाया था, कुछ नहीं याद आ रहा? चलो कोई नहीं, रिवीजन की कमी है, कोई बात नहीं, मैं रिवीजन के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पे आपको करवाने के लिए। तो आर्टिकल 8 आपको ओवरसीज ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएगा, जो कि रचिन रविंद्र का एग्जाम्पल भी हो जाएगा। अब आर्टिकल 8 पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। आर्टिकल 9 में मैंने आपको बताया था इन सबको मतलब नागरिकता वगैरह तो मिल रही है, अब टर्मिनेशन भी कहीं लिखा होगा। तो आर्टिकल 9 में आपको बताया कि टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब आपकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 में क्या है? हमारी जो पार्लियामेंट है वो कोई भी रूल को रेगुलेट कर सकती है, और मैंने आपको प्रोसेस भी बताया था। वो प्रोसेस 2 थर्ड पार्टी के साइन होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको मैंने प्रोसेस बता चुका हूँ ना। वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा आपको पूरा, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। आर्टिकल 10 अब पूरा हो गया। और आर्टिकल 11 भी हमारा जो पार्लियामेंट है वो किसी भी बॉडीज पे रूल्स को रेगुलेट कर सकती है, अकॉर्डिंग टू द 2/3 पार्ट, अगर उनके फेवर में है तो, ठीक है।
अब हम बात करने वाले हैं आज किसके बारे में, हमारा आर्टिकल 11 तक कंप्लीट हो चुका है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कैसे कर लिया, नॉर्मल चुटकियों में कंप्लीट कर लिया एक तरीके से। अब हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे आज। और पार्ट 3 हमारा क्या कहता है पहले बताइए। पार्ट 3 हमारा कहता है फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, अपने फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल कितने होते हैं इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ये कौन से में आता है, पार्ट 3 में आता है। ओके, पार्ट 3। अब इसमें आर्टिकल कितने से कितने होते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 होता है। अब आप बोलोगे सर 12 से लेके 35 तो होते हैं, बट आपने नीचे 14 से लेके 18 लिख दिया है। भाई ये पार्ट से सब डिवीजन है। 12 और 13 का क्या हुआ, मैंने पीडीएफ बनाई थी बट वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, बट कोई नहीं, अपन 12 और 13 हम समझ लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे। आर्टिकल 12 के बारे में बात कर रहे थे। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। अब ये स्टेट राज्य मत समझ लेना, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी सरकारी बॉडी। अब मान के चलो एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको, पुलिसमैन है, ठीक है, सरकारी नौकरी है, सरकारी बॉडी है, इनको हम स्टेट बोल सकते हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए, नहीं बोल सकते क्या, नहीं भाई बोल सकते हैं। यही तो आपकी गलती है, आप ये बोल रहे हैं कि नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि भाई सरकारी है ये आदमी, समझ रहे हो ना आप। अब बात कर रहे थे, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या ये सरकारी है कि नहीं, ये आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये सरकारी बॉडी है कि नहीं, आप मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में क्या दे रखा है, स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, स्टेट की डेफिनेशन। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा होगा। अब आर्टिकल 13 के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, मैं आपको बता दूं, जैसे पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ एक पास कर दिया, ठीक है, 2/3 उनके जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने साइन कर दिया, प्रेसिडेंट से भी साइन करा लिए, सब कुछ हो गया, लॉ पास कर दिया, बट उस लॉ से मानव, जो कि मनुष्य है, उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आर्टिकल 13 की तरह से जुडिशियल रिव्यू डाल देंगे, मतलब कोई भी डाल सकता है जुडिशियल रिव्यू, अगर उनका पक्ष एक फेवरेबल हो तब डाल सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू में आर्टिकल आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, पहले उसका रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के तहत वहां पर पता चलेगा कि मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, अगर उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 13 के तहत उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड मतलब खारिज कर दिया जाएगा तुरंत। ठीक है, तो आर्टिकल 13 क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिसको भी नोट्स बनाने हो वो लिख सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो आर्टिकल 12 समझ में आ गया, स्टेट के बारे में बताया था, आर्टिकल 13 क्या हो गया, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 14 से 18 तक, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्यार से समझेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, बहुत फायदा करने वाली है भाई, पेपर में उंगलियों पे यूं यूं चाटोगे भाई इनको आर्टिकल्स को। ठीक है, तो वो आर्टिकल की शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले आप लिख दीजिए डाउट, जानते हैं आप हर टीचर से डाउट करने लग जाते होंगे अगर क्वेश्चन नहीं होता, सर ये हो कैसे क्या हो गया, वही डाउट यहाँ पे लिखना है, DOUB और टी। अब बी को भूल जाओ यार, बी भुवनेश्वर कहीं चला गया है ना, वो अपने दिमाग से निकल गया, बी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसको मतलब कट कर देते हैं। अब हम पे क्या बचता है, उसको ऊपर लिख देता हूँ, एक सेकंड। अब हम पे क्या बचता है, DOUT। अब डी से एक चीज याद कर लो, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ओ से अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, यूटे अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। ठीक है, और टी से क्या होगा, टाइटल होगा। ये चार नंबर, मतलब ये चार शब्द याद कर लो भाई, जिंदगी में कभी ये आर्टिकल कभी नहीं भूलने वाले हो। DOUT, डी से क्या हमने सीखा, डिस्क्रिमिनेशन, ओ से क्या सीखा हमने, अपॉर्चुनिटी, यू से क्या सीखा, अनटचेबिलिटी, और टी से क्या सीखा, टाइटल। अब आपको पता है थोड़ा सा भी याद आ जाएगा ना, टी से हमने क्या सीखा था, आर्टिकल 18, टी टाइटल, ऐसे आप उंगलियों पे नाचोगे भाई, इनको आर्टिकल्स को उंगलियों पे नचाओगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 के बारे में, आर्टिकल 15 से होगा। ठीक है, आर्टिकल 15 डी है, आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटी है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 18 क्या है, टाइटल है।
बट बीच में आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल 14 भी आता है। अब आर्टिकल 14 से हमने 12 और 13 तो पढ़ चुके हैं, अब आर्टिकल 14 सीख लेंगे, फिर उसके बाद DOUT पे आ जाएंगे और पूरे हमारा वीडियो डे 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर द लॉ मैं समझा दूंगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी समझा दूंगा। पहले आप सीख लीजिए बिफोर मैंने हाईलाइट क्यों किया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहां से लिया गया है शब्द, पहले मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश से। ओके, ब्रिटिश से इसका पूरा मुहावरा लिया गया एक तरीके से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किया गया, पी। पी कहां से होगा आप बताइए, अमेरिका। ये लिया है हमने अमेरिका से। समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ क्या होता है। तो बहुत बढ़िया एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको अमीर और गरीब के ऊपर। यहाँ पे पोर्शे एक गाड़ी थी जो कि पुणे में एक्सीडेंट हो गया था, दो अभी हाथ से बहुत ज्यादा न्यूज में आया है। तो वहां पर क्या हुआ था, उसकी एक कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पे क्या दर्शाता है, अमीर और गरीब दोनों को बराबर सजा मिलेगी या फिर दोनों को बराबर जस्टिस मिलेगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 भाई अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत ज्यादा। मतलब एक रिवर होती है कोसी रिवर, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे डायरेक्शन चेंज करती है, ऐसी आर्टिकल 15 है। बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें, आप ढंग से समझिएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है, प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये इन 5 चीजों के आधार पे आप यहाँ पे किसी को सता नहीं सकते, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 के अंदर कुछ सब क्लॉज आते हैं जो कि 6 सब क्लॉज होते हैं। आपको पहला सब क्लॉज जानने की जरूरत है। आप नॉर्मल तरीके से आप याद रख सकते हो, डी मैंने आपको बताया था ना, डी में डिस्क्रिमिनेशन, याद आ रहा है कुछ, DOUT, डी हमारा आ चुका है, पढ़ चुके हैं हम, पढ़ रहे हैं, देखिए अभी। ठीक है, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली of religion, race, caste, sex, or place of birth. The word only connotes that discrimination on the grounds is not prohibited. तो सिंपल सी साधारण भाषा में आपको बता दूं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आपको ये समझने की जरूरत थी। अब बात कर रहे थे आर्टिकल 15 के, मतलब आर्टिकल 15 का दूसरा एक सब क्लॉज है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। This provision prohibits discrimination both by the state and the private individuals, while the former provision prohibits discrimination only by the state. तो इसमें सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं, सरकारी और प्राइवेट दोनों में भाई कोई भेदभाव नहीं चलेगा। सरकारी में भी भेदभाव नहीं चलेगा, प्राइवेट में भी, मतलब कोई भी संस्था में भेदभाव नहीं चलेगा। इसमें ये बोला गया। आर्टिकल 15 का 3 और आर्टिकल 15 का 4 सब क्लॉज, यहाँ पर क्या बोला गया है, फाउंडेशनल ब्रिक्स ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम इन द कंट्री फॉर एक्सपेक्टेशन ऑन द टू दिस जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इनमें क्या बोला गया है, इनमें SC और ST इन दोनों को यहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन on the basis of educational institution। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 15 का क्लॉज 3 और क्लॉज 4 SC ST के लिए। अब बात कर लेते हैं क्लॉज 5 के बारे में। ठीक है, क्लॉज 5 में OBC, ओबीसीज के लिए बोला गया, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर क्या बोला गया है, ठीक है, आर्टिकल 5 को हम, मतलब 15 के 5 को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए बहुत कुछ मैं चीज़ें निकाल के लाया हूँ, तो आप पूरा अच्छे से समझिएगा। द 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2020 2005 इनैक्ट सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 providing quota for 27% reservation for the OBCs in all central higher educational institution, including the Indian Institute of Technology and the Indian Institute of Management। यहाँ पर 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, मतलब ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन मिला है IITs में, IIM में। ओके, मतलब और कोई भी सरकारी उसमें उसमें 27% रिजर्वेशन मिला है ओबीसी को। आर्टिकल 15 के 6 में क्या बोला गया, अमेंडमेंट हुआ 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ, 10% रिजर्वेशन टू EWS इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस। EWS हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम्स फॉर रिजर्वेशन, SC ST OBC इन तीनों को नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है किनको, उनको मिलता है जनरल वालों को। जनरल में क्या होता है, जनरल में क्या है, जो जो
मतलब इनमें भी गरीबी रेखा में आते हैं, गरीबी रेखा के अंदर जो आते हैं उनको 10% का रिजर्वेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस के तहत। अब आर्टिकल 16 को समझ लेंगे। देखो डी हमारा कंप्लीट हो चुका है, डी के लिए टिक लगा दीजिए। अब बात कर रहे थे डी से थोड़ा छलांग मारेंगे तो किस पाएंगे, ओ पे। फिर ओ से छलांग मारेंगे तो कहाँ आएंगे, यू पे। और यू से छलांग मारेंगे तो कहाँ आएंगे, टी पे आएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओ हमारी अपॉर्चुनिटी अभी हम पढ़ा रहे हैं, यू अनटचेबिलिटी पढ़ाएंगे और टी टाइटल भी पढ़ाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन में एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ी आपको दास्ता मैं बताने वाला था ना, बहुत बड़ा आर्टिकल बताना था, आर्टिकल 15। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरा जो टीम है वो टीम के थोड़े से वर्कर काम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, उनसे बात करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं वो थोड़ा सा, ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें ना इसके ऊपर होनी चाहिए था आर्टिकल 16 के ऊपर, बट कोई नहीं, हम समझ लेंगे। अभी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है हर किसी से, ओके। तो आर्टिकल 15 में बहुत सारी दास्ता थी, ओबीसीज के लिए दास्ता क्या थी मैं आपको बता। 1953 में द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैन ऑफ काका कलेलकर। तो ये एक कमेटी के चेयरमैन थे। देन उसके बाद 1979 में फिर से आवाज उठी थी अंडर आर्टिकल 340 सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। बीपी मंडल के तहत एक आवाज उठी थी इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द एसईबीसीज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इसकी ये फुल फॉर्म होती है एंड सजेस्ट मेजर देयर एडवांसमेंट। मतलब इनको एक तरीके से जांच करने के लिए बोला गया था, ये कमेटी बनाई है, इन्होंने कुछ हमें दिया है, इसको जांच करके बताइए क्या ये सत्य बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। तो उनके तो उसमें क्या निकला था, अबाउट 52% सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड एक्सक्लूडिंग एस सीज एंड एस टीज, रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसीज, टोटल रिजर्वेशन वुड बी 50%। ठीक है, टोटल रिजर्वेशन यहाँ पे एस सी एस टी एंड ओबीसी को मिला के 50% हो चुका था। देन देन उसके बाद 1990 में बीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड क्या कर देती है कि ठीक है रिजर्वेशन दे दो ओबीसी को, 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसी, मतलब 27% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में मिलेगा ओबीसी के लिए। उसी के एक साल बाद नरसिम्हा राव होते हैं। नरसिम्हा राव कहते हैं ठीक है ये आपने दे तो दिया, बट उन लोगों को दो जिन लोगों को जरूरत है, उन लोगों को क्यों दे रहे हो जिन लोगों को जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू चेंजेस। पहला तो चेंज क्या होता है, प्रेफरेंस टू द पुअरर सेक्शन अमंग द ओबीसीज इन द 27% कोटा। मतलब जो भी गरीबी रेखा के अंदर आते हैं उनको 27% कोटा मिलेगा। रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% जॉब्स फॉर पुअर सेक्शन अमंग द हायर कास्ट। मतलब उनको 10% का और भी मौका मिलेगा, जो ईडब्ल्यू एस हायर कास्ट वगैरह होते हैं उनको 10% का मौका मिलेगा। अभी हम पढ़ के आए ना ईडब्ल्यू एस में। तो ये है बहुत ज़्यादा 15 के सब क्लॉज 5 का बहुत ज़्यादा सार। हमने सार निकाल के पूरा पढ़ लिया है, पूरा चाट चुके हैं। कमेटी बनी थी, कमेटी के बाद बीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है, वो 27% का मतलब वो रिजर्वेशन दे देती है। देन उसके बाद एक साल बाद नरसिम्हा राव कहते हैं ठीक है आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, बट उनको दीजिए ना जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। तो गरीबी रेखा के अंदर जो आते थे उनको 27% है, जो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे वो क्रीमी लेयर में पहुंच जाएंगे। मतलब जो एक अमाउंट तय की जाती है सरकार की तरफ से उससे ऊपर कमाते हैं तो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। पहले तो आर्टिकल 16 को थोड़ा देख लेते हैं। इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, जॉब्स, मतलब जो भी जॉब्स वगैरह निकली उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर नागरिक को। ये आर्टिकल 16 बोलता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है हमसे, आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी को बढ़ावा मत दो, अनटचेबिलिटी एबॉलिशन। इट एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फोरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ये क्वेश्चन, ये आंसर, क्वेश्चन आंसर दो भी आप बोलो, यूपीएससी 2020 में ये आ चुका है। अब समझ जाओ कि आर्टिकल DOUT, यू तो मैंने आपको बता ही दिया, यूपीएससी 2020। ये लीजिए एक और यूपीएससी आ गया। यहाँ पे आप भी देख रहे हो यूपीएससी 2021 में आर्टिकल 18 पे है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है, आर्टिकल 17 आपको पता चल चुका है अनटचेबिलिटी के लिए यूज होता है। आर्टिकल 18 किसके लिए होता है, टाइटल्स के लिए। अब टाइटल्स में एक केस हुआ था, मैं आपको बता दूं आर्टिकल 18 के तहत। द सुप्रीम कोर्ट इन बालाजी राघवन केस, पहले मैं आपको रेजर करके बता दूं। द सुप्रीम कोर्ट इन बालाजी राघवन केस 1996 upheld द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड भारत रत्न पद्म भूषण एंड पद्मश्री। यहाँ पर क्या केस हुआ था कि टाइटल्स को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। इन्होंने एक मतलब अर्जी दाखिल करी थी कि टाइटल्स को क्यों नहीं कर सकते हैं, इन्होंने मतलब टाइटल रखने की कोशिश करी थी, बट सरकार ने ये खारिज कर दिया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज कर दिया था। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आर्टिकल 18 के तहत आपको क्या बोला जाता है। आर्टिकल 18 के तहत बोला जाता है कि आप कोई भी या फिर आपने भारत रत्न जीत चुके हैं या फिर पद्म विभूषण जीत चुके हैं या फिर कुछ भी आप जीत चुके हैं, तो वहां पर आप अपने टाइटल का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है फौज में ब्रिगेडियर वगैरह होते हैं, ब्रिगेडियर अपने नाम के आगे ब्रिगेडियर अनिल चौहान ऐसा कुछ यूज करें, तो ऐसा भी नहीं यूज कर सकते ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा।
है ना। आर्टिकल 18 में क्या बोला था, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स आप लगा नहीं सकते। जैसे कि सरकारी एग्जाम देते हैं, सरकारी एग्जाम में रजवाड़ों के खानदान से कोई आता हुआ, तो आपको पता है राजा महाराजा के खानदान से, तो महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा अनिल प्रताप सिंह। अब बताओ, मैं अपने पूरे नाम में, नाम का इतने लेटर ही नहीं होते, महाराणा कहाँ लिखूं, फिर अनिल कहाँ लिखूं, फिर प्रताप कहाँ लिखूं, फिर सिंह कहाँ लिखूं, आप समझ रहे हो ना। तो अब मेरा नॉर्मल नाम क्या होगा, अनिल प्रताप सिंह। महाराणा मैं वहाँ पे यूज नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। तो हम किसी भी टाइटल्स के आगे ये वाले टाइटल यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी भी नाम के आगे ये वाले टाइटल्स को हम यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या सीखा आज डे 2 में। डे 2 में हमने 12 और 13 आर्टिकल देखा। 12 में आपको मैं बता चुका हूँ स्टेट, सरकारी बॉडी के ऊपर हमने बताया था ना। आर्टिकल 13 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू। और पहली बात, जुडिशरी हमने किस देश से उठाया है, जुडिशरी बताइए आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको बता देता हूँ। चलो, अमेरिका से उठाया है। ओके, अमेरिका से हमने जुडिशरी सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटिश से उठाया है। ओके, और हमारे में इंटीग्रेटेड है, इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है पहले, ब्रिटिश क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट भी पहले आता है, एंड जुडिशियल भी पहले आता है, मतलब तीनों, तीनों हमारे में पहले आते हैं एक तरीके से। ओके, हमने क्या सीखा आज, हमने आर्टिकल 12 13 सीख लिया। आर्टिकल 14 में ईबीएल और ईपीएल की बात हुई थी। ईबीएल और ईपीएल, बी हमसे ब्रिटिश से लिया था, पी हमने कहाँ से लिया था, अमेरिका से लिया था। आर्टिकल 15 से सब क्लॉज है 1 2 3 4 5 6। आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 1 में क्या सीखा, 15 के सब क्लॉज 1 में हमारा नॉर्मल वही था, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 2 में उसके स्टेट के बारे में बताया था। 3 में हमने एससी के बारे में पढ़ा था। 4 में हमने एसटी के बारे में पढ़ा। 5 में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला था। और 6 में ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिला था। आपको समझ चुका होगा। 16 में क्या था हमारा, डी ओ यू टी, डी से हमारा डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। ओ से हमारा जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी। 16 में क्या है, जॉब्स के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यू से क्या, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में हो गया। और टी से क्या है, टाइटल। टाइटल के मैं आपके बारे में, मतलब टाइटल के बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ। जैसे डॉक्टर, आप बोलोगे सर डॉक्टर तो लग जाता है, बट कभी आप फॉर्म भरवा के देखोगे तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं लगेगा। नॉर्मल आप नॉर्मल अगर पर्सन यूज में बात कर रहे हो तो आप डॉक्टर वगैरह लगा सकते हो, कर्नल वगैरह भी लगा सकते हो। नॉर्मल में तो लगा देते हैं वैसे तो। बीटेक की डिग्री अगर ले लेते हैं तो इंजीनियर बोलने लग जाते हैं, तो वो एक नॉर्मल टैग हो गया एक तरीके से। बट आप फॉर्म भरोगे ना तो वहां पर आप यूज नहीं कर सकते हो ये सारी चीज़ों को। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं, इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ इस सीरीज़ को जितना हो सके उतना आप प्यार दिखाइएगा, जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी गलती अगर मैं करता हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को सुधारिएगा, आप मेरे को करेक्ट कीजिएगा कमेंट्स में। आप सारी चीज़ें मेरे को आप बता सकते हो खुलकर। आप मेरा टेलीग्राम का मैं आपको लिंक दे दिया मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पर डे के हम मॉक्स लगाते हैं, हम बहुत सारे 41 मेंबर्स हो चुके हैं, 41 मेंबर रोज मॉक्स लगाते हैं। वहाँ पर अपडेटेड रहते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम ग्रुप में शेयर करते हैं। देन ग्रुप में क्या होता है, सारे लोग जितने भी लोग हैं, जो भी लोग सॉल्व कर पाते हैं वो सॉल्व करके भेज देते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उनका मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं पूरे सॉल्व करके दूंगा। आप प्लीज़ जितना हो सके आप वीडियो को प्यार दिखाइएगा। इसी के साथ हम चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे फिर डे 3 में। डे 3 में हम क्या कवर करने वाले हैं, आर्टिकल 19। पहले तो मैं आर्टिकल 19 का एक सिंगल वीडियो डालूंगा, क्योंकि आर्टिकल 19 एक अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 19 में इतनी चीज़ें दे रखी हैं, आपको बोलने का अधिकार देता है। सबसे बड़ी बात, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को वो अधिकार देता है आर्टिकल 19 का सब क्लॉज फर्स्ट का, सब क्लॉज फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। आर्टिकल 19 की एक सिंपल सी नॉर्मल वीडियो आ जाएगी। आर्टिकल 19 के बाद 20 से लेकर 35 हम पूरी एक लगातार वीडियो डाल देंगे। बट आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ पेपर की दृष्टि से। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।